श्री राधे राधे सभी श्रोताओं का और सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। मैं आज आप सभी को वास्तु की इस विधा में लेके चलता हूं और ये हमारा 54 नंबर का एपिसोड है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमने पिछली बार 4 प्लॉट के प्रकार पढ़े थे जिसमें अर्धवृत्ताकार भूखंड तक की बात हो गई थी। अब हम 5वां लिखेंगे। उससे पहले बता दूं कि 50+ वीडियो मैंने पहले बोले थे रिकॉर्ड करने के लिए, पर मुझे लग रहा है कि 100+ जाएगा। तो आप लोग थीसिस लिखते रहिए, क्योंकि जब प्रैक्टिकल्स पे आएंगे तो सभी के घर के नक्शे को लेंगे और सभी के घर के नक्शे का वास्तु किया जाएगा और आप अपने घर का वास्तु खुद कर पाएंगे और अपने घर को ठीक करेंगे और एक सुखी जीवन जिएंगे। यही मेरी इच्छा है कि आप सुखी जीवन जिएं। गुरु जी का कहना यही है कि गुरु बनो गुरु। शिष्य बनो अच्छे, और अच्छे शिष्य बन के गुरु बनो। और गुरु बन के आप अपने घर का वास्तु ठीक करो, लोगों के घर का वास्तु ठीक करो, शुल्क लो, अच्छा जीवन जियो, है ना। तो इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। है क्या समझाना, एक बात है छोटी सी, सुन लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थीसिस जो है, जो लिखने का क्रम है, कोर्स को लिखने का क्रम, आप किसी भी अच्छी दुकान पे चले जाइए। मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं हजरतगंज चला जाऊँ, अमीनाबाद चला जाऊँ, भंडार है किताबों का। वास्तुशास्त्र की एक किताब मांगिए, 10 राइटर्स की किताबें आपको मिल जाती हैं। आप ले आइए, पर क्या आप उससे प्रैक्टिकल करना सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करना ही मेन बात है। सारी चीज़ों को लेके उसको खांचे में फिट करके बिठाना। आपके सामने जो पार्टी आके बैठेगी वो अपनी समस्या बताएगी। हो सकता है वो समस्या ना बताए, वो खुश हो कि मैंने प्लॉट ले लिया, मकान बनाना है, सर नक्शा बना दीजिए, ऐसा 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 हम चाहते हैं, ऐसा 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 सासू माँ चाहती हैं, ऐसा पति को चाहिए, ऐसा बच्चे को चाहिए, उसका रूम ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब आपके सामने इतनी डिमांड्स आ गई हैं, एक प्लॉट में ही आपको सारी पूरी करनी है। तो ऐसी व्यवस्था में आपको यदि उन सभी किताबों का निचोड़ संग्रह एक जगह पे मिल जाए और वो आपको लिखने में मान लीजिए 2 महीने लगें, और उसके बाद हम महीने भर में आपको ब्रीफिंग दे दें और अगले 1 महीने में प्रैक्टिस करके आप अपना वास्तु का काम चालू कर दें करना। अपने घर का तो आप कर ही रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, और नहीं भी कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने थीसिस लिखी, प्रैक्टिकल्स किए और उसके बाद आपने अपने घर का वास्तु करना शुरू किया। अभी अपने घर को अच्छा करते करते आपको समझ में आ गया कि दूसरों का कैसे अच्छा करना है। तो उस कंडीशन में जब पार्टी अपनी डिमांड्स रखेगी, फिर आप क्या करेंगे? सारी किताबों में अलग अलग तरीके से दिया है, हर राइटर अपने हिसाब से लिख रहा है, हर राइटर अपने हिसाब से भाषा का चयन कर रहा है। वो वैसे अपनी अपनी विधाओं को अपने अपने हिसाब से लिखने की आज़ादी रहती है। तो आपके हाथ में क्या आ रहा है? इसलिए जो लिखवा रहा हूँ उसे लिख लीजिए, क्योंकि ये किसी और किताब से है, कुछ और किसी और किताब से है, कुछ कहीं और से है। सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं वही गुरुजी ने संकलित करवाई हैं, वही मैं आपको दे रहा हूँ। आप आएंगे तो मैं आपको डायरी दिखा दूंगा कि देखो ये क्रम से लिखा हुआ है, सारा ऐसे ही लिखवाया है, कोई कुछ भी दिमाग नहीं लगाया कि भैया जैसे मैंने सीखा वैसे ही तुम सीखो। कोई शॉर्ट क्रिया नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है जिससे मैं आपको घोल के पिलाने जैसा हो, या कोई भी जो बहुत सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हो। वो आपको एक कोर्स करके दिखाते हैं, आप उनकी बातों में अच्छे से, स्वभाव की वजह से, अच्छे से बोलने की वजह से, बार बार आपके क्वेश्चंस पे बिना किसी परेशानी के वो लंबी बात करते हैं, लंबा कोर्स लेते हैं और सबको खुश रखते हैं, और उसके बाद में वो अपना कोर्स बेच देते हैं आपके हाथ में। और कोर्स बेचने के बाद आप जो है
उनका कोर्स ले लेते हैं और वो आपको कायदे से 2 महीने 1 महीने जितने भी दिन का टाइम होता है उतने दिन आपको सिखाते हैं और सिखाने के बाद अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देते हैं और उसके बाद आप सीख पाते हैं या वो केवल डायरियों में रखा रह जाता है या आपको लगता है कि हाँ हमें पता है, छोटी-छोटी उल्टी-सीधी रील बना-बना के आप फ़ेसबुक पे डालते हैं। ऐसा करने से आपको लगता है कि हम काम चल पर रियल में वो काम नहीं आ रहा होता है, आपके पास काम होता ही नहीं है, आप फ्री नहीं होते। ऐसी स्थिति नहीं आती है कि आप फ्री ना हो, काम इतना ज़्यादा है, आप फ्री ही होते हैं। तो वो कोर्स नहीं है, आप समझिए। जो लिखवा रहा हूँ ईमानदारी से लिखिए और एक दिन ये आपके बहुत काम आएगा। चलिए लिखने का काम शुरू करते हैं। हेडिंग नंबर 5, पंखनुमा भूखंड। इस भूखंड की आकृति हाथ वाले पंखे की भांति होती है। यह अत्यंत एक खराब भूखंड है। इस भूखंड के बारे में कहा जाता है कि इस प्रकार के भूखंड पर निवास करने से पशु एवं धन की कमी होती है। यहाँ पर हमेशा अशुभ घटनाओं की छाया बनी रहती है। इस भूखंड पर रहने से लोगों को भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे भूखंडों को व्यंजनाकार भूखंड भी कहा जाता है। इस तरह से इस भूखंड के अशुभ प्रभावों की तुलना में शुभ प्रभाव नहीं के बराबर से भी नगण्य हैं। इसलिए ऐसे भूखंड पर आवासीय भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। हेडिंग नंबर 6, अष्टकोणीय भूखंड। अष्टकोण आपने रेखा गणित अगर पढ़ी है तो उसमें हो पढ़ा होगा। 8 कोणों वाला भूखंड वास्तु निर्माण हेतु उपर्युक्त माना गया है। क्योंकि यह प्राकृतिक उपादानों के साथ सही तालमेल बैठाने में सहायक होता है। यह अष्टकोणीय भूखंड भूमि स्वामी एवं उसके परिवार के लोगों पर शुभ प्रभाव डालता है, जिससे उनके सफलता के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं।
अतः वास्तु निर्माण करते समय इस प्रकार के भाग्यशाली भूखंड को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हेडिंग नंबर 7, अष्टकोणीय लंबा भूखंड डैश अष्टकोणीय लंबा भूखंड कष्ट और पीड़ा प्रदायक होता है। इसमें निवास करने वालों को इतना अधिक कष्ट होता है कि वे हमेशा परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि हमेशा डॉक्टरों व वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अतः ऐसे भूखंड पर आवासीय भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। हेडिंग नंबर 8, शक्टाकार भूखंड शक्टाकार भूखंड डैश शक्टाकार भूखंड भी अशुभ होता है। यह भूखंड बैलगाड़ी के आकार का होता है। इस प्रकार के भूखंड पर वास्तु रचना करवाने से अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। इस प्रकार के भूखंड वासियों के पास धन की कमी को देता है। कष्टों के मिलने का कारण इसका एक भाग त्रिभुजाकार का होना है, जो सर्वथा अशुभ फलकारी है। इसलिए घर के स्वामी को दोहरी मार का सामना करना पड़ता है। अगली हेडिंग 9 नंबर, तबलाकार भूखंड यस वही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिसे तबला कहते हैं उसी के आकार का डैश जो भूखंड तबलाकार के आकार में होते हैं वह भूखंड इस श्रेणी में आते हैं।
शास्त्रों में इस प्रकार के भूखंडों को भी अशुभता का पर्याय माना गया है। यह भूखंड स्त्रियों को विशेषकर कष्ट देने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्री ऐसे भूखंड में निवास करती है वह असमय मृत्यु के मुख में समा जाती है। यही कारण है कि तबलाकार भूखंड को कभी भी निवास हेतु प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। हेडिंग नंबर 10। सिंह मुखाकार भूखंड। सिंह मुखाकार भूखंड डैश। सिंह मुखाकार भूखंड को ही शेरमुखी कहते हैं। सिंह मुखाकार भूखंड के प्रभाव मिले जुले होते हैं। इस भूखंड की पहचान यह है कि यह सामने से ज़्यादा एवं पीछे से कम लंबा होता है। इस प्रकार के भूखंड से संचालित की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियां बहुत हद तक सफलता हासिल करती हैं। ऐसे भूखंड के अशुभ परिणाम स्वरूप निवासियों का अस्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसलिए इस प्रकार के भूखंडों का प्रयोग प्रायः व्यापारिक गतिविधियों हेतु ही किया जाना चाहिए। निवास हेतु शेरमुखी प्लॉट वर्जित है। चलिए ब्रीफिंग ले लेते हैं। हेडिंग नंबर 5 पंखनुमा भूखंड। इसमें लिखवाया गया है कि इस भूखंड की आकृति हाथ वाले पंखे की भांति होती है। आप सिर्फ प्रक्रिया समझने की कोशिश कीजिए। पंखे से मिला नहीं सकते उसको, सिर्फ एक्टिविटी कैसे हो रही है इसको समझने का प्रयास करिए। एक्टिविटी हो रही है कि एक हैंडल है जिसमें एक हैंडल में ही एक लकड़ी जैसी है लंबी सी, उसी में एक
पंखा लगा हुआ है जिसको बिना गया है, वो उसी की डाल के साथ भी हो सकता है, अलग से भी लगाया गया हो सकता है। अब हैंडल होता है हाथ में 4 इंच 5 इंच का, और पंखा होता है 7-8 इंच का, और उसको घुमा घुमा के हवा लेते हैं। अब इसके हिसाब से एक पतली सी लाइन जैसी होनी चाहिए प्लॉट की, और एक बड़ा सा क्षेत्र होना चाहिए। ये आकृति भी है, पर हम मोटा मोटा जो मानेंगे, एल इंग्लिश का जो लेटर है ना, एल के जितने भी प्रकार हैं, किसी भी तरीके से घुमा के एल को रखें, वो सारे के सारे पंखनुमा भूखंड जो कहा गया, पंख जैसे, मतलब आप मोर पंख को पकड़ेंगे, सीधा खड़ा करेंगे तो वह एक साइड झुक जाएगा। इस झुकने की प्रक्रिया को ही पंखनुमा भूखंड के रूप में समझाया गया। यह अत्यंत एक खराब भूखंड है, निश्चित रूप से ये खराब है। इस भूखंड के बारे में कहा जाता है कि इस प्रकार के भूखंड पर निवास करने से पशु एवं धन की कमी हो जाती है। तो पहले के समय में पशु ही एक धन होता था, जिसके पास जितने ज़्यादा पशु, जितनी ज़्यादा भूमि कब्जा ली है, उतनी ही ज़्यादा वो बड़ी हैसियत रखता था। यहाँ पर हमेशा अशुभ घटनाओं की छाया बनी रहती है। पहले के समय में पशु को पालना एक बहुत बड़ा काम था। डॉक्टर्स जैसा सीन नहीं था, वैद्यों वाला सीन था, पर वो एक हुनर था जिसको आ गया, जिसने कुदरत ने जिसको दिया वो उस चीज़ को लेके चला गया। किसी एक व्यक्ति ने ही अग्नि खोजी थी, किसी एक व्यक्ति ने ही पहिए का निर्माण किया था, किसी एक व्यक्ति ने ही वर्ग और आयताकार चीज़ें बनाई। तो एक एक करके किसी ने निर्माण किया, उसको ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया, जैसे भी आप मानना चाहें वैसे। तो जो कर सकेगा उसको पहले से वो चीज़ दी हुई होगी। तो यहाँ पर पशु को पालना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती थी। पशु पहले पकड़ना, फिर उनके स्वभाव को समझना, फिर उनको पालना, ये एक बड़ा काम था। तो पशु को धन कहा गया, क्योंकि दूध देती है, गोबर देती है, बहुत सारी चीज़ें और भी तरीके से काम में आती हैं। तो यहाँ पर हमेशा से अशुभ घटनाओं, पशु मतलब सब कुछ, घोड़ा, बैल, बकरी, हाथी, शेर, हिरन, पशु मतलब पशु, केवल भैंस, जानवर, गाय, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर हमेशा अशुभ घटनाओं की छाया बनी रहती है। इस भूखंड पर रहने से लोगों को भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है। क्या स्थिति है? इस वाले प्लॉट पे अगर कोई बिना वास्तु के निर्माण कर लेता है तो उसमें रहने वाले लोगों को भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे भूखंडों को व्यंजनाकार भूखंड भी कहा जाता है। अब व्यंजन, ये भी एक अच्छा शब्द है, और व्यंजन को वैसे भी प्रयोग में लेते हैं म्यूज़िक में भी। तो इस तरह से इस भूखंड के अशुभ प्रभावों की तुलना में शुभ प्रभाव नहीं के बराबर ही हैं, और जिन्हें नगण्य माना गया है। इसलिए ऐसे भूखंड पर आवासीय भवन का निर्माण करना नहीं चाहिए। अगला भूखंड है अष्टकोणीय भूखंड। अष्टकोणीय देखिए, षटकोणीय मतलब छः कोणों का, और अष्टकोणीय मतलब 8 कोण का। जिसने भी ये रेखागणित पढ़ी है, अब उसे इंग्लिश में शायद ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, पढ़ा है वो समझ जाएंगे। 8 कोणों वाला भूखंड वास्तु निर्माण हेतु उपयुक्त माना गया है। बहुत अच्छा है, क्योंकि यह प्राकृतिक उपादानों के साथ सही तालमेल बैठाने में सहायक होता है। प्राकृतिक रूप से जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए एक प्लॉट में, जो चीज़ें एनर्जी वाइज आनी चाहिए, वो सब अच्छे से आ जाती हैं। यह अष्टकोणीय भूखंड भूमि स्वामी एवं उसके परिवार के लोगों पर शुभ प्रभाव डालता है। इसमें जितने भी लोग मकान बना के रहेंगे उनके लिए अच्छा होता है, ऐसा लिखा गया है। जिससे उनके मतलब जो लोग रह रहे हैं उसमें, उनके सफलता के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। अतः वास्तु निर्माण करते समय इस प्रकार के भाग्यशाली भूखंड को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। जब भी आप प्लॉट पे निर्माण करें और अगर आपको लगे कि बहुत सारी भुजाओं का ये प्लॉट हो रहा है, तो आपको नहीं भी समझ में आता है तो भी आपको वास्तु कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। और अगर आपको कोई एज ए वास्तु कंसल्टेंट ले जा रहा है तो आपको देखना चाहिए कि भूमि कैसी है और प्लॉट का प्रकार क्या है। ठीक है ना? सर्दी बहुत है, मेरी नाक बंद हो गई है।
अगला हेडिंग है 7 नंबर का, अष्टकोणीय लंबा भूखंड। अष्टकोणीय लंबा भूखंड, अष्टकोणी को ही अष्टकोणी जो पहले लिखवाया है उसी से मिला लीजिए, पर इसमें 3-3 भुजाएं दोनों लेफ्ट और राइट साइड में हो जाएंगी और ऊपर और नीचे की भुजा को हम लंबा कर देंगे। अष्टकोणीय लंबा भूखंड कष्ट और पीड़ा प्रदायक होता है, तो ये अशुभ प्लॉट है, इसको नहीं होना चाहिए। पर यदि आप वास्तु कंसल्टेंट हैं तो आप उसको ट्रीट करेंगे। इसमें निवास करने वालों को इतना अधिक कष्ट होता है कि वे हमेशा परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि हमेशा डॉक्टरों व वकीलों के चक्कर लगाते रहते हैं, उनको लगाने पड़ते हैं। अतः ऐसे भूखंड पर आवासीय भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए, सक्टाकार भूखंड, हेडिंग नंबर 8। सक्टाकार भूखंड की अशुभ होता है, सक्टाकार भूखंड भी अशुभ होता है। यह भूखंड बैलगाड़ी के आकार का होता है। बैलगाड़ी के आकार का मतलब क्या? पीछे चौड़ा, वहाँ से समानांतर 2 भुजाएं, आगे जाके कम, उसके बाद 2 डंडे लगे होते हैं, उसमें जानवर फंस जाता है और फिर वो खींचता है गाड़ी को। तो डंडे लगने से पहले तक वो एक झोपड़ी जो बनाते हैं ना, उसको बेड़ा कर दीजिए, लिटा दीजिए, तो ये आकार सक्टाकार भूखंड का हो जाएगा। चलिए, सक्टाकार भूखंड भी अशुभ होता है। यह भूखंड बैलगाड़ी के आकार का होता है। इस प्रकार के भूखंड पर वास्तु रचना करवाने से अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। पर यदि आप वास्तु करवा कर इस भूखंड को प्रयोग में लेते हैं तो इससे फिर हानियों का कोई डर नहीं। इस प्रकार के भूखंड वासियों के पास धन की कमी होती है। कोने कट रहे हैं, अब ये कोने कट रहे हैं मतलब एनर्जी फील्ड कट रहा है। अब इसको जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तब समझाएंगे, पर ये आप समझ लीजिए कि इसमें 2 कोण जो है वो कट रहे हैं, तो इसको वर्गाकार या आयताकार करना रहेगा। कष्ट मिलने का कारण इसका एक भाग त्रिभुजाकार का होना है। देखिए बात वही आ गई, त्रिभुजाकार जहाँ पे है वहाँ पे हमको एक एलिमेंट की स्ट्रिप डालनी रहेगी, प्लॉट की भूमि को काट के अलग अलग कर देंगे और हम एक प्लॉट को वर्गाकार या आयताकार कर लेंगे, फिर उस पर वास्तु करेंगे, सारी चीज़ों को बिठा देंगे। गुड जर्नी, जो सर्वदा अशुभ फलकारी है, इसलिए ऐसे घर के स्वामी को दोहरी मार का सामना करना पड़ता है। ओके, चलिए, हेडिंग नंबर 9, तबलाकार भूखंड। जो भूखंड पहले हमने अष्टभुजाकार में लंबा भूखंड लिया था, वैसा ही ये भूखंड लगभग होता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। जब प्रैक्टिकल्स में बैठेंगे नक्शे को लेके तो उसका डिफरेंस भी समझा देंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिए, है ना, लिख तो लिया ही अब ब्रीफिंग। जो भूखंड तबलाकार के होते हैं वो भूखंड इस श्रेणी में आते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के भूखंडों को भी अशुभ का पर्याय, अशुभता का पर्याय माना गया है। तो अशुभ प्लॉटों पर एक बार नज़र डालेंगे तो हम अलग अलग कर लेंगे कि अच्छे कितने हैं, गलत कितने हैं, तो इसमें अशुभ वाले प्लॉटों में इसको रखेंगे। यह भूखंड स्त्रियों को विशेषकर कष्ट देने वाला होता है। 2 प्रकार के जो प्लॉट हैं, या कहना चाहिए 6 तरीके की ऐसी एंट्रीज़ हैं जो महिलाओं को विशेषकर कष्ट देती हैं। एंट्री पढ़ाएंगे, अभी तो एंट्री चीज़ आ जाएगी, अभी भूखंड की बात हो रही है, एंट्री भी पढ़ाएंगे तो वो भी इसमें जुड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि कौन से वाले प्लॉट पर कौन सी वाली एंट्री माइनस है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री ऐसे भूखंड में निवास करती है वह असमय मृत्यु के मुख में समा जाती है, उसकी अचानक से मृत्यु होती है। यही कारण है कि तबलाकार भूखंड को कभी भी निवास हेतु प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। हेडिंग नंबर 10, सिंह मुखाकार भूखंड। वैसे तो इस टॉपिक पे बहुत बात की जा सकती है, पर जितना लिखाया है कम लिखा ज़्यादा समझना, उस हिसाब से है। सिंह मुखाकार भूखंड के प्रभाव मिले जुले होते हैं। इस भूखंड की पहचान यह है कि सामने से ज़्यादा एवं पीछे से कम लंबा होता है। इस प्रकार के भूखंड से संचालित की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियाँ बहुत हद तक सफलता हासिल करती हैं।
जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं इस प्लॉट पर की जाने वाली, वो सारी बहुत हद तक मतलब अनलिमिटेड सफलता हासिल करती हैं। ऐसे भूखंड के अशुभ परिणाम स्वरूप निवासियों को, देखिए अब निवास करने अगर लगते हैं उस प्लॉट पे, तो अस्वस्थ होना अति आवश्यक है। अगर आप इस प्लॉट पर घर बनाकर रहना शुरू करते हैं और इसकी इस प्रकृति को आप यूज करते हैं, तो फिर आपको अस्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसलिए इस प्रकार के भूखंडों का प्रयोग प्रायः व्यापारिक गतिविधियों हेतु ही किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि हमने बात कर ली, शेरमुखी प्लॉट इसे कहते हैं, और इसी को अपोजिट रख देते हैं तो गौमुखी हो जाता है। केवल एंट्री का पॉइंट बदल जाता है और हम प्लॉट के वर्ग को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज बात कर ली है। सर्दी बहुत हो रही है, और आप लोग बताइए मकर संक्रांति पे कहाँ कहाँ गए। और कुछ लोगों की डेट्स किसी कारण से कैंसिल हो रही हैं, तो वहाँ पर हमारे पास आपकी डेट लेने का, आपके घर की विज़िट करने का शेड्यूल बनाया जा सकता है, क्योंकि हम फ्री रहेंगे। अगर फ्री है उस टाइमिंग में, उसको भी बुक करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आगे के प्लॉट्स के प्रकार पढ़ेंगे। तब तक हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे पेज से जुड़े रहिए, निरंतर इस वास्तु पढ़ाई को गतिमान करिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधे राधे।